डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक संसाधनों का भाग तीसरा, जिसमें जल संसाधन है, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। प्राकृतिक संसाधन पहले भी जान चुके हैं हम। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति से ली जाती हैं, और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम उसका कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक या सौंदर्य मूल्य या वैज्ञानिक रुचि का या सांस्कृतिक मूल्य जैसी मूल्यवान विशेषताओं वाली वस्तुएं या पदार्थ बना सकें, तब वे प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार हैं वो हैं वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और भूमि संसाधन। आज हम जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे। जल संसाधन मानव, पशु पक्षियों, वनस्पतियों के जीवित रहने और उनकी समृद्धि हेतु जल की आवश्यकता है ही, और अनेक प्रकार के औद्योगिक कार्यों और कृषि के लिए भी जल एक अनिवार्य परिहार्यता है। पारिस्थितिक संतुलन में भी जल एक आवश्यक संगठक है। अगर हम हमारे शरीर का देखें तो 70% भाग, लगभग 70% भाग जल से ही निर्मित है। जल 70% भाग को कंट्रीब्यूट करता है। और पृथ्वी पर भी देखें तो ऑलमोस्ट जो है 70% हिस्सा पृथ्वी का भी जल से कवर्ड है। और देखिए हमारे शरीर में कितनी अहम भूमिका जल की होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधन के रूप में कुछ खास दशाओं में एक नवीनीकरण संसाधन है। जल का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता रहता है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। जल एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा शोधित और मानव उपयोग योग्य बनता रहता है। नदियों का जल भी मानव द्वारा डाले गए कचरे की एक निश्चित मात्रा को स्वतः जैविक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध करने में समर्थ है। लेकिन जब जल में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसे स्वतः पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता है और मानव के उपयोग योग्य नहीं रह पाता है। तो ऐसी स्थिति में यह नवीकरणीय नहीं रह जाता है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान हमेशा से भूजल में संपन्न रहे हैं, लेकिन उत्तरी पश्चिमी भागों की सिंचाई हेतु तेजी से दोहन के कारण इसमें अभूतपूर्व कमी भी दर्ज की गई है। भारत में जल भरों भूजल की स्थिति पर चिंता जाहिर की जा रही है। जिस तरह से भारत में भूजल का दोहन हो रहा है, भविष्य में स्थितियाँ काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। वर्तमान समय में 29% विकासखंड या तो भूजल के दयनीय स्तर पर हैं, और कुछ आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 60% ब्लॉक चिंतनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर हम देखें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पंजाब में स्थिति बड़ी और राजस्थान में बड़ी विकट होती जा रही है। जो भूजल है वो बहुत खतरनाक परिस्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ जो है कुछ हिस्सों में देख रहे हैं भूजल का तेजी से स्तर गिरता चला जा रहा है। वर्तमान समय में जल संसाधन की कमी, इसके अवनयन और इससे संबंधित तनाव और संघर्ष विश्व राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हरियाणा में देखें, अगर हरियाणा को ले लें तो हरियाणा के अंदर SYL कैनाल जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा है पंजाब और हरियाणा के मध्य। जल के कारण उत्पन्न विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। जल जो है मीठा जल हो सकता है या खारा जल हो सकता है।
मीठे जल के स्रोत देखें तो धरातलीय जल होता है और भूजल रहता है। धरातलीय जल अर्थात वह जल स्थायी जल जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला पानी है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रवाहित हो रहा है, अथवा पोखरों, तालाबों और झीलों या मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में, वेटलैंड्स में स्थित है, उसे हम जो है धरातलीय जल कहते हैं। किसी भी जल संभर में सतह के जल की प्राकृतिक रूप से वर्षण और हिमनदों के पिघलने से ही पूर्ति होती है, और वह प्राकृतिक रूप से ही महासागरों में निर्वाह, सतह से वाष्पीकरण और पृथ्वी के नीचे की ओर रिसाव के द्वारा खो जाता है। अब भूजल को देखें तो भूजल जो है, भूजल या भूमिगत जल मीठे पानी का ही हिस्सा है जो मिट्टी और चट्टानों के रंध्राकाशों में स्थित होता है। यह जल स्तर के नीचे जल भरे के भीतर बहने वाला जल भी है। भूजल के इस प्रवाह को अधोप्रवाह भी कहा जाता है। कभी कभी सतह के ठीक नीचे के जल को भूजल और अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भिक जल या जीवाश्म जल भी कहते हैं। भूजल को यदि एक विशाल भंडार मान लें तो इस भंडार में जल का आगमन और इसके पानी की उपलब्धता धरातल की सतह से ऊपर के समही जल के नीचे की ओर रिसाव द्वारा होती है, और इससे जल का निष्कासन अधोप्रभाव द्वारा समुद्रों में या फिर अत्यधिक गहरे जीवाश्म जल के रूप में ही होता है। अर्थात अगर ये समझ में नहीं आया तो सीधे सरल शब्दों में ये कहें कि जल की भूमि के नीचे धाराएं बहती हैं। वो धाराएं जो हैं ऊपर के पानी से, ऊपर का जो सतह का, धरती की सतह के ऊपर जो पानी रहता है वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे पहुंचता है, और इस जल की प्रवाह जो नीचे रहता है उसको संचित करता है, और यह जल का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर चलता रहता है, और जो है सागर से भी जो है कनेक्टेड रहता है, उसके भी संपर्क में रहता है। और अत्यधिक गहराई में जो जल रहता है उसको हम जीवाश्म जल भी कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन है वैसे ही जीवाश्म जल भी होता है, लाखों सालों से अपने स्थान पर पड़ा हुआ है। अतः भूजल भी कई मायनों में धरातलीय जल जैसा ही होता है। जल तंत्र में आदान प्रदान और भंडारण के संदर्भ में यदि इसकी तुलना धरातलीय जल से की जाए तो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गमनागमन की स्थिति की धीमी गति होने के कारण मानव आसानी से भूजल का लंबे समय तक बिना गंभीर परिणामों के गैर दीर्घकालिक उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रहे कि भूजल एक बार प्रदूषित होने के बाद जो है इसके प्राकृतिक कारणों से या प्राकृतिक कारकों से जो है साफ होने की दर भी या प्रक्रिया भी बहुत धीमी है। जल के उपयोग देखें तो मीठे जल या ताजे पानी के उपयोग को नवीकरणीय या अनवीकरणीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि जल एक और उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है तो यह उपयोग नवीकरणीय अनवीकरणीय उपयोग होगा। भूतल की नीचे की ओर रिसाव और वाष्पीकरण में होने वाली क्षति एवं किसी उत्पादन में सम्मिलित जल जैसे कृषि उपज को नवीकरणीय माना जाता है। वह जल भी जिसे शोधित कर सतह के जल के रूप में लौटाया जा सके नवीकरणीय माना जाता है। पृथ्वी के जलमंडल में देखें तो जो है कितने 1 बिलियन जो है 1 बिलियन 460 मिलियन 106 जो है लगभग 1.5 मिलियन जो है घन किलोमीटर पानी रहता है। इस संपूर्ण उपलब्ध जल का 97.1% जो हिस्सा है जल महासागरों एवं अंतर्देशीय सागरों में एकत्रित है। हिम के रूप में विशेषकर ध्रुवीय पट्टियों में 2.26% और द्रव्य के रूप में उपलब्ध पेयजल 0.7% में से
0.61% भूमिगत जल के रूप में ही है। प्रतिवर्ष सूर्य की गर्मी से समुद्र का 3,40,000 घन किलोमीटर जल धरती और आकाश के बीच में तैरता रहता है। यह वाष्पित जल बाद में वर्षा, हिम और ओलों के रूप में नीचे बरस पड़ता है। वर्षा के माध्यम से ये नीचे धरती पर आता है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 70% भूभाग जो जल से परिपूर्ण है, जल से कवर्ड है, लेकिन पीने योग्य मीठा जल मात्र 3% है और शेष भाग खारा जल है। इसमें भी मात्र 1% मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर सकते हैं। अतः जो हमारे उपयोग हेतु जल उपलब्ध है पृथ्वी के ऊपर, वह बहुत कम मात्रा में है। पृथ्वी पर ध्यान रहे कि पृथ्वी पर उपलब्ध यह संपूर्ण जल निर्दिष्ट जल चक्र में चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः मीठे जल का 52% झीलों और तालाबों में 38% जो है मृदा में रहता है, 8% वाष्प में और 1% नदियों और 1% वनस्पतियों में निहित है। यह जो है, जो हमने पीछे जिक्र किया, वो यही डाटा पीछे वाला ही है। प्रकृति में जल विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है, जैसे वर्षा जल। वर्षा जल प्रकृति में उपलब्ध जल में से शुद्धतम प्रकार का होता है। यह समुद्र एवं अन्य स्थायी जल स्रोतों से वाष्पीकरण एवं संघनन से उपलब्ध होता है। वाष्पीकरण सौर ऊर्जा से तथा गति वायु ऊर्जा से प्राप्त कर ऊंचाई पर संघनित होकर जल बूंदों के रूप में अथवा भारी होने पर वर्षा रूप में पृथ्वी पर गिरता है। दूसरा प्रकार का जल भूमिगत जल। वर्षा जल भूमि में आचूषित होकर अपने साथ विभिन्न घुलित लवण जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के साथ भूमिगत जल स्रोतों की ओर गति करता है। यही कारण है कि भूमिगत जल स्रोतों का अपना एक विशेष स्वाद होता है। जल नदी का जल वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल पहाड़ों में निरंतर धारा के रूप में मैदानी क्षेत्र में अनवरत गति से बहता है। इसी को ही हम नदी का जल कहते हैं। चौथा, समुद्र जल। पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ अंततोगत्वा समुद्र में विलीन होकर सागरों और महासागरों में मिलती है। ध्यान रहे कि सागर और महासागरों का जो जल होता है, इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से खारा रहता है, यह पीने लायक नहीं होता। किंतु कुछ देशों में टेक्नोलॉजी की मदद से, तकनीक की मदद से इस पानी को साफ करके पीने योग्य या कृषि के कार्यों हेतु इस उपयोग में लाया जाता है। भारत में जल के स्रोत देखें तो भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4,000 अरब घन मीटर वर्षा और हिमपात होता है, जिसमें से 1,869 अरब घन मीटर बरसाती जल उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है और इसमें से 690 अरब घन मीटर का ही उपयोग हो पाता है। लगभग 1,179 अरब घन मीटर जल वर्षा के दिनों में बहकर समुद्रों में पहुंचता है। यदि देश में उपलब्ध 432 अरब घन मीटर भूतलीय जल के साथ 690 अरब घन मीटर वर्षा के जल को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत के 1 अरब से अधिक आबादी के लिए जल की कुल वास्तविक उपलब्धता 1,112 घन मीटर होती है। यदि जल संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि की स्थिति यही रही तो वर्ष 2025 में प्रत्येक व्यक्ति 1,000 क्यूबिक मीटर से कुछ ज़्यादा ही पानी उपलब्ध होगा और यह खतरनाक परिस्थिति हो सकती है। इसी के साथ साथ भारत में जहां एक और जल संकट और जल प्रदूषण की समस्या है, वहीं दूसरी और भी समस्याएं
दिखती हैं, जैसे बड़े बांधों की त्रासदी। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जाती है। बांध देश की प्रकृति के लिए लाभदायक हैं, किंतु उनका बड़ा स्वरूप पर्यावरण के लिए घातक होता है। भारत में अनेक नदियों जैसे भाखड़ा नांगल, तुंगभद्रा, हीराकुंड, दामोदर, कोसी, रिहंद, चंबल, मयाराक्षी, बेतवा, भद्रावती, कृष्णा आदि पर बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, जहां एक और उनसे बड़े भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध हो सकी है और आर्थिक प्रयासों को गति मिली है। वहीं दूसरी ओर इन बांधों ने पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी किया है, नुकसान भी पहुंचाया है। उदाहरण के लिए टिहरी बांध परियोजना एवं नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बांधों को लेकर संपूर्ण भारत में पर्यावरण हानि पर चिंता व्यक्त की जा रही है। टिहरी बांध योजना को देख लें तो यह जो स्थान है जहाँ पर यह टिहरी बांध परियोजना संपन्न हुई है वह है उत्तराखंड। निर्देशांक जो है ये दिए हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। स्थिति प्रचलन में है। ये निर्माण का आरंभ 1978 में किया गया था। आरंभ स्थिति जो है 2009 की है और निर्माण लागत जो है $1 बिलियन रहे हैं। इसका जो है ओनरशिप, स्वामित्व जो है THDC इंडिया लिमिटेड के पास है। प्रकार किस प्रकार का बांध है देखें तो बांध मृदा एवं पाषाण से भरा हुआ है। घेराव भागीरथी नदी के ऊपर है। ऊंचाई देखें 260.5 मीटर है। लंबाई 575 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है और चौड़ाई शिखा के ऊपर जो है चौड़ाई जो है 20 मीटर है और आधार यानी कि फाउंडेशन देखें नींव के पास चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी ऊपर की है। 1128 मीटर की चौड़ाई आधार के ऊपर है। इतनी चौड़ाई सोच रहे होंगे, अचंभित होगी कि 1 किलोमीटर की चौड़ाई। देखिएगा उसके पीछे जो झील बनती है उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है, पानी का जो बोझ होता है बहुत बहुत अधिक होता है। उसके दबाव से ही, पानी के दबाव से बांध टूटने का खतरा रहता है। अतः इसकी नींव को इतना मजबूत किया जाता है। उत्प्लव मार्ग 2 हैं। उत्प्लव मार्ग के प्रकार द्वारा नियंत्रित हैं। उत्प्लव मार्ग क्षमता देखें तो 15,540 घन क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की है। कुल क्षमता देखें जलाशय की, जो पीछे झील बनी हुई है उसकी, तो 4 क्यूबिक मीटर की है। स्थायी क्षेत्रफल देखें तो 52 किलोमीटर का है। प्रचलन जो तिथि रही 2009 में रहा है ये। फिर टिहरी बांध परियोजना का पर्यावरण पर गहन प्रभाव पड़ा है। टिहरी बांध परियोजनाओं के अंतर्गत होने वाला संपूर्ण वन क्षेत्र ही नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि दुर्लभ एवं विलुप्त होते हुए जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां जो इस क्षेत्र में पाई जाती थीं वो विलुप्ति की पर होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यह बांध अपने जलाशय के अंतर्गत 42.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अधिग्रहण कर रहा है। इस अधिकृत क्षेत्र के अंदर देखें तो बहुत सारी भूमि जो हैं कृषि योग्य थी, कृषि उपयोगी थी। उसके साथ साथ देखें तो इस बांध ने जो है अपने गर्भ के अंदर जो है टिहरी शहर को और 23 गांवों को और कुछ 73 गांवों को आंशिक रूप से लिया था। तो इन लोगों को जो इनका विस्थापन हुआ, विस्थापन हेतु जो है नीतियाँ बनी, तो उससे भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। विस्थापितों को टिहरी, हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास बसाया गया, जिसके कारण वहाँ जो है वहाँ के वनों को काटा गया। कृषि के लिए जो इनको भूमि प्रदान करी गई थी बदले में, उससे कृषि योग्य बनाने हेतु जो है वनों का विनाश होना स्वाभाविक था। इससे भी पर्यावरण का संतुलन कुछ ना कुछ बिगड़ा ही है। बांध के कारण जलाशय के पानी के स्तर में निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे, जिससे दीवार से नीचे
नदी के बहाव से वृक्ष विहीन घाटियों के ढलान भी धराशायी होंगे और उपजाऊ सीढ़ीदार खेत भी ध्वस्त होंगे। भूस्खलन में तेजी आएगी, जिससे कि तीव्र ढाल बनेंगे। टिहरी बांध में जल्दी गाद भर जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गाद भरने पर यह संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थल का रूप ले लेगा, जो कि धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा। वनों के तीव्र विद्रोहन से इस संभावनाओं का खतरा अधिक बढ़ चुका है। बांध के किसी भी तरह के नुकसान से गुजरने पर पर्यावरण असंतुलित होने की संभावनाएं रहती हैं। बांध के बनने से वहाँ पर जो है एक आशंका और जताई गई है कि यहाँ पर कभी भी जो है बड़ा भूकंप आ सकता है। बड़े बांधों के पर्यावरण पर जो प्रभाव होते हैं वो अधिक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विसंगति आने से उस क्षेत्र के मानव को, उस जगह पर रहने वाले व्यक्तियों को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण जो है विशाल वन संपदा का जलमग्न हो जाना, वन्य जीवों और पक्षियों का समाप्त हो जाना। इसके निर्माण से भू संतुलन पर असर पड़ने से भूकंप आने की संभावना भी में वृद्धि हो जाती है। बांध में अत्यधिक मिट्टी का जमाव हो जाने से वे भरने लगते हैं और उनकी जल भराव क्षमता समाप्त हो जाती है और अंततः बांध जो है एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बांध में अत्यधिक नहरों से सिंचाई में जल एकत्रीकरण एवं लवणता में वृद्धि हो जाती है। बांध का स्थिर जल अनेक जल उद्भूत बीमारियों को निकटवर्ती क्षेत्रों में जन्म देता है। जलमग्न होने से काफ़ी लोग विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें नए क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे जनजातियां अपने पर्यावरण से अलग हो जाती हैं। प्रारंभ में इन बांधों पर खर्च राशि का अनुमान कम होता है, किंतु इनके निर्माण में निर्धारित राशि से कई गुना अधिक व्यय होने वाला लाभ कम हो जाता है। इन्हीं पर्यावरणीय हानि को देखते हुए पर्यावरणविदों ने छोटे बांधों के निर्माण पर बल दिया है। बांधों के निर्माण में पर्यावरण के पक्ष को महत्व देना अति आवश्यक है। इन बांधों के संबंध में शासन और पर्यावरणविदों में मतभेद रहते हैं। बड़े बांधों के तात्कालिक लाभ तो होते हैं, लेकिन दूरगामी परिणामों को भी ध्यान रखना चाहिए। बाढ़ के बारे में देखें तो भारत जो है इतना विशाल देश है कि भारत में जहाँ कुछ स्थानों के ऊपर भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो दूसरे भूभाग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर भयंकर सूखे से जनजीवन प्रभावित होता है। इन सभी परिस्थितियों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण भारत का एक मानसूनी देश या प्रदेश होना है। भारत के कुल 32 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भाग बाढ़ की आशंका वाला माना जाता है। देश में अधिकांश बाढ़ दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में आती है, क्योंकि इसी मौसम में साल में होने वाली कुल वर्षा की लगभग 80% बारिश होती है। यहाँ आप जो हैं फोटोग्राफ्स जो देख रहे हैं, पिक्चर जो देख रहे हैं, इनके अंदर बाढ़ से होने वाले नुकसान की भयावहता को आप का एक अंश देख सकते हैं। बाढ़ के कारण देखें तो पहला कारण जो है, इसके जो 2 कारण होते हैं मुख्यतः, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, दोनों ही कारक जो हैं बाढ़ को प्रभावित करते हैं। तो बाढ़ के प्रमुख कारण देखें तो पहला कारण जो है जल के प्रवाह की अनुकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण बाढ़ आती है। नदी के अतिरिक्त जल के संग्रहण की व्यवस्था की कमी रहती है। सड़कों एवं रेल मार्गों को बनाते समय ढाल व जल प्रवाह का ध्यान न रखना, अतिरिक्त जल को बांधों के रूप में संग्रहित करने की पूर्ण व्यवस्था का अभाव होना, बांधों के द्वारा नदी में गाद की वृद्धि होने से नदी का छिछला होना और बाढ़ का संकट पैदा होना,
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भूमि का कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाना, नदी के किनारे की भूमि पर मानव का असीमित अतिक्रमण होना, जिससे बाढ़ से होने वाला नुकसान बढ़ जाता है। निम्न क्षेत्रों को उपयोग में लाना, जो पहले नदियों के अतिरिक्त जल का ग्रहण करके उनकी बाढ़ों की भीषणता को कम करते थे। वनों की अंधाधुंध कटाई, जिससे मृदा अपरदन होने के कारण नदी के निचले भागों में गाद के जमा होने से या अवसादों के जमा होने से नदी का छिछला हो जाना। इस प्रकार से बाढ़ भीषणता के लिए भौतिक या प्राकृतिक कारणों की अपेक्षा देखें तो मानवीय कारक जो हैं अधिक उत्तरदायी दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। और स्पष्ट यह भी है कि मानव ने जो है विकास कार्यों के लिए या अपनी आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का जो दोहन किया है, वो दोहन बाढ़ की परिस्थितियों का जनक भी है। बाढ़ के प्रभाव देखें तो भारत में बाढ़ से अत्यधिक धन की हानि होती है। सितंबर 2000 में देखें तो पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ से लगभग 1000 लोग मारे गए, और हर साल जो है कमोबेश ऐसी ही स्थिति हमें भारतवर्ष में देखने को मिलती रहती है। बाढ़ के प्रभाव देखें तो बाढ़ के कारण मनुष्य, पशु पक्षी जो हैं बाढ़ के ग्रास बन जाते हैं। बाढ़ आने पर आवासीय बस्तियां तथा गांव जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रदूषण के संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बाढ़ के कारण कृषि का विनाश होता है, वनस्पति समाप्त होकर मृदा अपरदन की दर जो है तीव्र हो जाती है। अब बाढ़ से बचाव के क्या क्या उपाय अपनाए जाएं? बाढ़ से होने वाली जल धन हानि को रोकने अथवा कम करने हेतु निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। पहला देखें तो वनों की कटाई जो है, वृक्षों की कटाई के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, जल संग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जैसे बांध होते हैं, बांध के पीछे झील होती है, और झील के अंदर पानी कहाँ इकट्ठा होता है? पीछे का पानी जो है बहकर जो आने वाला पानी पहाड़ों से वो इकट्ठा होता है। अर्थात उस क्षेत्रों के अंदर वृक्षों का अधिक मात्रा में होना अति आवश्यक है। तो वहाँ जो है वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि जो है झीलों, नदी, बांध की जो झील है उसके अंदर गाद की मात्रा कम हो सके। जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाली अपरदन क्रिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नदियों व नालों पर अवरोधक बांध बनाकर उनके जल को उपयोग में लिया जाए। अंतः बेसिन जल स्थानांतरण की योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे अतिरिक्त जल को दूसरे बेसिनों को जलापूर्ति के काम में लिया जा सके। जल को स्थानीय जरूरतों एवं भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वंचित किया जाना चाहिए, ताकि जल संतुलित समयानुसार से प्रभावित हो और बाढ़ ना आ पाए। वर्षा के अतिरिक्त जल के निकास की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जल प्रबंधन योजनाएं सफल नहीं हो पाती, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखा और अकाल। सिंचाई आयोग के अनुसार शुष्क प्रदेश वह हैं या शुष्क क्षेत्र वे होते हैं जहां वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। उसमें भी 75% वर्षा अगली वर्षा तक प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार मौसम विभाग उस अवस्था को सूखा मानता है जब वर्षा सामान्य की अपेक्षा 50% अथवा उससे भी कम हो। भारत के अति भयंकर अकालों में आज भी लोगों के मनमानस के अंदर 1899 का छपनिया अकाल तथा 1917 का अकाल प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों लोग अकाल के ग्रास बन गए थे। अब अकाल के कारण देखें तो अकाल के जो कारणों में पहला कारण जो है प्राकृतिक कारण होता है, जिसमें पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण
दूसरा वनों के अभाव, वनों के निरंतर ह्रास होने के कारण। तीसरा देखें तो राज्य में अनिश्चित, असमान और अपर्याप्त मानसून वर्षा, राज्यों में लगातार फैलता मरुस्थल अथवा मरुस्थलीकरण, टिड्डी दलों का आक्रमण एवं फसल विनाशकारी के कारण। ये जो हैं प्राकृतिक कारण हैं, इसमें मानवीय अथवा आर्थिक कारण भी सम्मिलित हैं, जैसे वनों में अनियंत्रित पशुचारण से, बढ़ती जनसंख्या के वृद्धि के दबाव से, स्थायी एवं उपयोगी जल नीति का अभाव होने से, वनों की रक्षा एवं वृक्षरोपण के प्रति लोगों में उदासीनता के कारण, सूखा से निपटने की दीर्घकालीन योजनाओं के नहीं होने के कारण, कृषि वैज्ञानिकों एवं आधुनिक तकनीकी पद्धतियों का विकास न होने से और इनका न उपयोग होने के कारण भी बाढ़ आती है। प्राकृतिक जल भंडारों जैसे तालाब, बांध, नदी आदि के अनियोजित उपयोग से भी बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो इसके लिए जो है रेफरेंसेस भी हैं, ये दो पुस्तकें आप देख सकते हैं जो नेट के ऊपर उपलब्ध हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि जो है मोटिवेशन मिल जाए। आप हो सकता है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।